गले की हड्डी ही तो है गिलानी। जम्मू कश्मीर के त्राल में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तान के झंडे जमकर फहराए गए। वैसा ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि महज 15 दिन पहले गिलानी की ही रैली में अलगाववादी मसरत आलम ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगाए, पाकिस्तान के झंडे फहराए। मीडिया में खबर आई, हो हल्ला हुआ, सरकार पर दबाव बना, तो आखिरकार मसरत आलम को जेल के पीछे डाल दिया गया और गिलानी साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तब से लेकर अब तक लगातार सैयद अली शाह गिलानी 15 दिनों के अंदर त्राल में रैली करने के लिए कोशिशें जारी रख रहे थे। आखिरकार कोशिश सफल हुई और जिस तरीके से आज रैली में झंडे फहराए गए, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1 कि क्या गिलानी पर सरकार का कोई जोर नहीं? क्या गिलानी को राज्य सरकार का सपोर्ट है? और क्या यह सही वक्त नहीं है कि केंद्र सरकार को जाग जाना चाहिए और राज्य सरकार से अपना हाथ पीछे कर लेना चाहिए? सवालों का जवाब ढूंढना होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। चर्चा की शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। हुर्रियत अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी नजरबंद होने के बावजूद पुलिस को चकमा देकर त्राल की एक रैली में पहुंचे, जहां एक बार फिर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। बीजेपी को, पीडीपी को, नेशनल को, कांग्रेस को और पीसी को और फिर कम्युनिस्ट पार्टी को या आजाद उम्मीदवारों को वोट देना किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। मैं ऐलान करता हूं, जम्मू कश्मीर के हमारे पंडित भाई यहाँ से निकले हैं, उनको दोबारा बसाना है। हमने कभी नहीं उनके बसाने की मुखालफत नहीं की है। हम आज भी कहते हैं, मैंने बार बार कहा है, 15 अप्रैल को जब मैं दिल्ली से आया, मैंने श्रीनगर एयरपोर्ट में ऐलानन कहा कि अगर भारत की हुकूमत इनको 20 लाख रुपए दे रही है मकान बनाने के लिए, हम कहते हैं कि इनको 30-30 लाख दिए जाए। लेकिन ये अपने अपने बस्तियों में बस अलग जोन बनाना यहाँ के समाज के लिए और यहाँ के आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। अलगाववादी मसरत आलम और गिलानी 16 अप्रैल की देर रात नजरबंद कर लिया था। अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो चीजें कर रहे हैं, उसमें उनको बहुत निराशा में हाथ लगेगी और निश्चित तौर से सेपरेटिज्म हो या टेररिज्म हो, उसके प्रति देश का, न तो जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और अब बहुत हो चुका। इस तरह की हरकतें कम से कम जो है वो उन सेपरेटिस्ट को समझ लेना चाहिए कि ये देश जो है वो ना तालिबानी मानसिकता से चलेगा और ना अलकायदा और जैसे और आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठनों की मानसिकता से चलेगा। ये देश जो है वो विकास के रास्ते पे चल रहा है, ये देश सौहार्द के रास्ते पे चल रहा है, ये देश शांति के रास्ते पे चल रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर के लोग भी उसमें शामिल हैं और जम्मू कश्मीर के लोग देश में सौहार्द, शांति चाहते हैं। वो इस तरह की हरकतों से ऊब चुके हैं। अरे भाई, अब गिलानी साहब जो है वो उम्र दराज हो गए हैं, तो ये सब जितनी बातें बड़बड़ा रहे हैं वो इतिहास में चले जाएं इसलिए बड़बड़ा रहे हैं। इनकी बात का आप जो इनकी इच्छा है उसको पूरा कर रहे हैं पूछ पूछ के और इनकी खबर दिखा दिखा के। अब वो अंतिम पड़ाव में है, तो अंतिम पड़ाव में आदमी बड़बड़ाता है। वो बड़बड़ा रहे हैं, इसकी क्यों इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो आप? नहीं है नहीं, वो तो जब से पैदा हुए तब से ये काम कर रहे हैं, उससे उनसे हुआ क्या? इसके पहले भी 15 अप्रैल को अलगाववादी नेता मसरत आलम और गिलानी ने कश्मीर में पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगाए थे। उसके बाद से दोनों को नजरबंद कर दिया गया था। पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो बात तो कही जा रही है कि सेपरेटिज्म और टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे वाक्यों को दोबारा दोहराने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसे वाक्य हो क्यों रहे हैं, इसे भी तो, इसका जवाब भी तो ढूंढना जरूरी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, स्वागत करिए। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ आरबी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरजीत दास गुप्ता जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत सुरजीत जी। मेरा सवाल सुरजीत जी आपके साथ शुरू होगा। आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि सेपरेटिज्म टेररिज्म दोनों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश अब थक चुका है। ऐसे ही बीजेपी नेता हिना भट्ट जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखती हैं, उनका भी यही कहना था कि जब पहले 15 दिन पहले ऐसा वाकया हुआ था तो उन्होंने कहा ऐसे वाकयों को दोहराने के लिए हम कतई जमीन तैयार नहीं करेंगे, ऐसे वाकयों को रोकने की जरूरत है, नियंत्रित करने की जरूरत है। 15 दिन खाली बीते हैं, दोबारा ऐसा वाकया सामने होता है, सरकार के लिए बड़ी चुनौती और सरकार के आगे एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। सैयद अली शाह गिलानी सरीखे जो लोग हैं वो अलगाववादी हैं और पाकिस्तानी परस्त हैं, ये दुनिया जानती है। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार उनके साथ डील कैसे कर रही है। जब ये सरकार बनी थी, राज्य की सरकार बनी थी, काफी कश्मकश के बाद कि सरकार बन भी पाएगी या नहीं, तो जो राष्ट्रवादी तत्व हैं इस देश में, उनमें एक आशा जगी थी कि जब एक राष्ट्रवादी पार्टी और अलगाववादी पार्टी में गठबंधन होगा, ये उम्मीद जगाई जा रही थी क्योंकि मोदी जी की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है कि वो हावी रहेंगे इस गठबंधन पे, जबकि हो ये रहा है कि पीडीपी हावी हो रहा है। हाँ, बीजेपी। और इसके पीछे एक कारण ये है कि इन दोनों ने चलिए सुरजीत जी, इस मसले पर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त डिप्टी सीएम निर्मल सिंह कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। वैसे ही वो इस प्रकार की बात देते हैं तो जो है एक दिन जो है मीडिया में इस प्रकार की बात चलती है, दूसरे दिन लोग भूल जाते हैं, उनको कोई नहीं कर रहा है। और उनके बाइकाट और सारी उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को वोट दिए हैं और आज सरकार बीजेपी पार्टी और पीडीपी की है और वो काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। लगता है पॉलिटिसाइज करने 2008 जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि कश्मीर के लोग इनको जान चुके हैं ये किस प्रकार की जो राजनीति करना चाहते हैं। ये लोगों की जो है उनके खून के ऊपर, उनके जानों के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं और लोग अभी इनको जो है एक्सपोज करेंगे। आपने देखा हुआ है कि जुम्मा की नमाज में तो 10-12 हजार लोग होते हैं, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो 100-125 लोग होते हैं कुल इनके। तो इसलिए उस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं कि जब नमाज पढ़ने के लिए अपने उसके लिए नमाज के लिए लोग आते हैं, उसमें ये भाषण दे देते हैं और लोग जब नमाज पढ़ के अपना घरों से शांति से चले जाते हैं। कुछ थोड़े से लोग जरूर इनके पीछे नारे लगाते होंगे और इस प्रकार के 1-2-4 लोग जो है झंडे फहराते होंगे, लेकिन उन पर भी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम ले करेगा। निर्मल सिंह साहब को तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। 100-125 साहब नहीं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। 15 तारीख को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सुरजीत जी, हम आगे बढ़ रहे थे। हम जिस तरीके से सचमुच यही कहा जा रहा है कि जो एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, बीजेपी पर पीडीपी का दबाव साफ साफ देखा जा रहा है। और एक बात अभी निर्मल सिंह जी ने कही कि दोनों सरकारें मिलकर आगे बढ़ रही हैं, दोनों सरकारें समझ रही हैं जो सरकार बनी है और लोग भी समझ रहे हैं। अगर सरकार ये समझ रही है तो क्यों नहीं राज्य सरकार ऐसी चीजों पर रोक लगा रही है? यही तो एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार जिसमें अगर पीडीपी हावी है तो वो इस पर कोई भी कदम उठाने वाली है, क्योंकि अलगाववादी तत्वों के प्रति ये पार्टी हमेशा से बहुत ही नर्म रही है और इनका बस चले तो शायद ये खुद भी अलगाववादी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जब दोनों पक्षों के बीच जब वार्तालाप चल रहा था और दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे थे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में बहुत जल्दबाजी की गई जी। जल्दबाजी की वजह से पीडीपी ने अपनी सारी बातें मनवा ली, बीजेपी अपनी कोई भी बात नहीं मनवा पाया, जिस वजह से मुफ्ती मोहम्मद सैयद कह सकते हैं कि मैंने तो वही काम किया अभी तक जो कि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है। जबकि जो राष्ट्रवाद के पक्ष में है, जो कश्मीरी पंडितों के पक्ष में है, ऐसी कोई भी बात अब तक उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाई है। हाँ, तो इस राज्य सरकार तो ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा था कि हमें जम्मू कश्मीर में आना ही आना है, ये कहीं ना कहीं से उसको हवा देता है। महत्वाकांक्षा ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसे इस तरह से देखना चाहिए कि जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी बनके बीजेपी उभरी
और कश्मीर घाटी में सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी उभरी। हाँ। तो यही सबसे नेचुरल कोalition गवर्नमेंट हो सकता था। इससे ज्यादा नेचुरल ना तो आप एनसी के साथ बिल्कुल नहीं बना सकते करते। थे, ना कांग्रेस के नेचुरल साथ गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन जिस कंपैटिबिलिटी की उम्मीद हम कर रहे थे वो नजर नहीं आ रही है। मैं चर्चा को आगे भी बढ़ाऊंगी, आरबी जी आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले फोन लाइन पर एक मेहमान मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी यूथ प्रभारी अशोक चौहान जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सीधा सवाल है, जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में बार बार हो रहा है, पहले 15 दिन पहले झंडे फहराए गए पाकिस्तान के, आज गिलानी की रैली में एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडे फहराए गए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सही समय है कि बीजेपी को एक सॉलिड एक्शन लेना चाहिए? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, जब मसरत आलम का मामला हुआ था तो मीडिया ने बहुत उठाया था, जबकि सच्चाई ये था कि उनको कोर्ट ने बरी किया था, और जब दोबारा उन्होंने इस तरह का प्रकरण किया तो उनको जेल भेजा गया। और आप भरोसा रखिए कि वो कानून अपना वहां काम करेगा। और निश्चित अशोक जी, मीडिया मसले को तभी उठाती है जब तस्वीरें सामने आती हैं। मसरत आलम को छोड़ना कहीं से भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। मसरत आलम को छोड़ने का मतलब बाकी 145 जो अभी अंदर बंद है अलगाववादी नेता, उन पर भी आप विचार कर रहे होंगे। मसरत आलम का पाकिस्तान के झंडे फहराना कहीं पे भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। ऐसे में मीडिया पर सवाल उठाने की बजाय आपको नहीं लगता कि इस मसले का हल ढूंढ लेना चाहिए? अगर अच्छा होगा आप मेरी बात को अगर बिल्कुल 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 देखिए, जिस तरह मसरत आलम ने दोबारा दुसाहस दिखाया वो आज जेल के अंदर है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे गिलानी जैसे लोग जो अलगाववादी जो अपने आकाओं को महत्वाकांक्षाओं को जो खुश करने में लगे हैं, अगर वो ऐसे दुसाहस करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे इनका भी स्थान जेल है। कानून वहाँ काम करेगा और कानून स्थापित है वहाँ पे, कानून अपने स्तर पर काम करेगा। सैयद अली शाह गिलानी पर आप लोगों की तरफ से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या सरकार इस मसले में कोई स्टैंड लेगी? निश्चित रूप से सरकार इस पे विचार करेगी। और ये गिलानी नहीं, बिल्कुल अलगाववादी जो भारत में रह के भारत के विचारधारा को खंडित करते हैं, जो विदेशी ताकतों के इशारे पे काम करते हैं, ऐसे सब लोगों के साथ और एक तो सुधरने का उनको मौका देगा। अगर सुधरेंगे ठीक है, वरना कानून अपना कार्रवाई करेगा और निश्चित रूप से इनको ऊपर गंभीर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि कार्रवाई जल्दी हो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मीडिया में बात जब उछलेगी और आप कहेंगे कि मीडिया हो हल्ला कर रहा है, तब जाकर आप कोई कार्रवाई करें। बहरहाल मेरे साथ आरबी जी भी जुड़े हुए हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। माफी चाहती हूँ आरबी शर्मा जी, आपके पास थोड़ा देर में आ रही हूँ, लेकिन सीधा सीधा सवाल यही है कि जो भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, बहुत कड़ा हो जाएगा ये सवाल, लेकिन बनता जरूर है। क्या आपको नहीं लगता कि जरूरत है कि ऐसे मसलों में ऐसे अलगाववादी नेताओं को रोकने के लिए आर्मी को डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना चाहिए? अब जरूरत थी ऐसी, तभी जाके ये चीजें रुकेगी, क्योंकि पहली बार नहीं है, ये सालों से चले आ रही है। लावनी, एक बात मैं पहले बताऊं, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है कि ये जो अलगाववादी तत्व हैं, इनकी इस वक्त क्या पोजीशन है और इन पर क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन हम इस चर्चा में थोड़े हट रहे हैं और हम पीडीपी वर्सेस बीजेपी पर ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं। इसलिए मैं जो मुद्दे की बात है, जो आपने लिखा, जो शीर्षक है आपका, उस पर बात करता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर हमारी जो सुरक्षा टुकड़ियां हैं उनको सबको मालूम है कि सैयद गिलानी या मशरत आलम, इनकी क्या औकात है। इनकी बिल्कुल कोई औकात। इसलिए उनको ये मालूम है कि ये जितना शोर करें, अब एक रिपोर्ट मैंने आप पढ़ी है, देख रहे हैं हम आपके सामने, इस पूरे तमाशे में कुल 15 या 20 झंडे फहराए गए। एक इतने बड़े पाकिस्तान को जिसकी शय है 15-20 लोगों को खरीद लेना और भाड़े के टट्टू के साथ उनको कर देना, जो गिलानी जी हैं, मेरी उम्र के हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन हैं, और सारी उम्र इन्होंने कमा के नहीं खाया है, इन्होंने पाकिस्तान की टुकड़ों पर ये पले हैं, ये सारी दुनिया जानती है। हाँ। इसलिए इनकी बिसात ना देश में है ना बाहर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल किसी किस्म की हवा नहीं देनी चाहिए और ये कहना कि इससे आगे नहीं होगा, 10-15 दिन में फिर होगा। नहीं, मेरी बात सुन लीजिएगा, इसीलिए मैंने पूछा मैं आपको बता रहा हूँ 10-15 दिन में फिर होगा और अगर ये हो के इनका हवा निकल जानी चाहिए।
इनकी जो साख है और इनकी जो बिसात है वैली में भी और जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी, वो इनका धुआं खुद निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं एक बात पूरी कर लेता हूँ। दो प्रश्न जी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना जरूर है, हम भुला नहीं सकते इसको। दो मुद्दों की बात है। एक तो ये कि हमारी जो सुरक्षा सेनाएं हैं जो भी हैं वो अपना काम कर रही है, उनका इनके छोड़ने पर, इनके भाषण देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राष्ट्र का एक कानून है, हम एक कानून के हिसाब से चलते हैं। उसमें कभी थोड़ा सा लंबा रोप देकर, रस्सी देकर आदमी को, अगर आदमी फांसी खाना चाहता है तो फांसी खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये उठता है, जिस तरह से ये तस्वीर बन रही है, ठीक है कि ऐसी तस्वीरें बनती रहेंगी या इनकी कोई अब कोई हैसियत नहीं रह जाएगी अगर सीधे देखा जाए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जब कभी भी ऐसी तस्वीरें आती हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर आता है। अभी कुछ घंटे ही बीते हुए हैं, 24 घंटे बीते हैं। आप देखिए कल पाकिस्तान की तरफ से आता है कि आप कश्मीरी पंडितों को लेकर अलग आप ऐसी कॉलोनीज नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान कौन होता है हमारे बीच में ऐसा हस्तक्षेप करने वाला? गृह मंत्री जरूर जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो हवा वहां पर भी मिलती है और सीधे हवा वहां नहीं मिलती है, हवा वहां से यहाँ मिलती है। और उन्होंने जो ये सवाल, इससे भी ज्यादा एक और सवाल जो आपने शायद इसमें प्रकाश नहीं डाला है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। ये उन्होंने जो बात किया है कश्मीरी पंडितों के दोबारा से पुनर्स्थापन के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए, ये मामला आज उनको तकलीफ दे रहा है। और इस पर बड़ा स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है भारत की सरकार की ओर से कि इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग चाहे जम्मू में रहें या कश्मीर में रहें, कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं आ रही है, कोई बाहर के लोग आके वहां बसने वाले नहीं है। और दूसरे ये कि उनका मूल अधिकार है, हर भारतीय का मूल अधिकार है कि वो कहां पर और कैसे रहना चाहता है। वो अकेले रहना चाहता है, टाउनशिप में रहना चाहता है, फार्म हाउस बना के रहना चाहता है 100 परिवार के साथ। तो इस बात का भारत पर, भारत की पॉलिसी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वो वहां पर कश्मीरी पंडित उस प्रकार से बसेंगे और बसाए जाएंगे जैसा भारत के नियम है और उनकी इच्छा होगी। चलिए, ये बात सीधी है कि भारतीय के ऊपर है, भारत क्या करता है उनको इंटरनल अफेयर में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार जो सवाल आकर एक जगह टिक जाता है, जरूरत ये है इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कि ये तस्वीरें बन रही हैं तो क्यों बन रही हैं। अगर 1947 से कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें बन रही है, तो 1947 से लेकर अब 2015 हो रहा है साहब, सरकार बदल चुकी है, सरकार एक एजेंडे के साथ सामने आई है, तो क्यों नहीं ऐसी चीजों को रोका जा रहा है। सुजीत जी, आपके पास आती हूँ। ये जो तस्वीर बनी है, अलगाववादी नेता लगातार ऐसी हरकतें करते रहे हैं, ऐसी बातें सामने आती रही है, लेकिन आज जो मेरा सवाल बार बार उसी जगह पर रुक रहा है कि क्या पीडीपी सरकार की, खासतौर से अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, हम पीडीपी की अगर बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि सुपरफिशियल उनका कुछ कहना होता है, बट बैकडोर से जो उनका सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं से इन लोगों को है? मैंने पहले भी कहा कि पीडीपी की उनका अगर बस चले तो वो पूरी तरह से अलगाववादी हो जाए। फिलहाल तो वो सिर्फ अलगाववादियों के प्रति नर्म है, इतना सा थोड़ा सा फर्क है। लेकिन मैं इनसे मेरी राय अलग है कि इनको अगर ऐसे ही बोलने दिया जाए, चाहे इनके पास 10-15 लोग हों या 50-100 लोग हों, ये बात यहाँ पर थमने वाली नहीं है। क्योंकि 89 से हम ये देखते आ रहे हैं और आज तक ये बात थमी नहीं है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, इनमें कई गुट है। कोई एक चुप होता है तो दूसरा बड़बड़ाने लगता है। इसलिए इनको चुप कराने का एक ही उपाय है। मैं तो ये कहता हूं कि जेल भेजना भी उपाय नहीं है। ये जो इतने पाकिस्तान परस्त नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान इनको इतना अजीज है, तो क्यों ना इनको पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ के आया जाए कि ठीक है, वो देश आपको पसंद है, आप जाइए वहां पर। बिल्कुल। और फिर खुद देखिए, अमरनाथ जैसी यात्रा पर ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, 2008 में भी ये सीन बन चुका है, आज फिर 2008 के बाद 2015 में इस तरीके की बातें कहना, ये कौन होते हैं आखिर ये तय करने वाले कि यात्रा 1 महीने की होगी या 2 महीने की? तो सीधे सीधे सरकार के लिए चेतावनी और चुनौती भी दे रहे हैं, सरकार को ये भी समझना होगा। सुरजीत जी बिल्कुल,
देखिए, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। इसकी हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता इस बात की है कि लगातार जो इनको मीडिया का कवरेज मिल रहा है, क्योंकि मीडिया जो है वो स्वतः ही बहुत स्वाभाविक तरह से विवाद की तरफ खींचा चला जाता है। ये मीडिया का दोष भी नहीं है, ये उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। इस वजह से इनको चुप कराने का एक ही तरीका है कि इनको जो भी शोर मचाना हो मुजफ्फराबाद में जाके मचाए, श्रीनगर में ना मचाए। सीधी सी इतनी बात है और इसका सलूशन एक ही हो सकता है कि इनको देश से निकाल दिया जाए। सेडिशन का, देशद्रोह का, इससे ज्यादा, इससे कम और कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो नहीं भूला जा सकता है, आप हम लोग जरूर कह रहे हैं कि इनका अस्तित्व नहीं रह जाएगा या अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन आपने अभी भी ये सपना देख रहे हैं, गिलानी ये प्लेबिसाइट का सपना देख रहे हैं कि शायद वहां पे प्लेबिसाइट हो जाए और कश्मीरी पंडित अगर आ जाएंगे तो प्लेबिसाइट में दिक्कत आ जाएगी। साहब के आप एक बाइट आपको याद होगी, आपने सुना होगा, वो तमाम पार्टियों को लेकर भी कह रहे हैं कि इन अगर तमाम पार्टियों भी हैं, इनको वोट मत दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो होते कौन है बोलने वाले? हाँ, ये सीधे तो अगर ऐसे बयान बार बार, वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज को आप बार बार कहते रहिए तो उसका असर होता है। अगर हाँ, किसी ने दिया वो जो इस बार इलेक्शंस हुए हैं जम्मू और कश्मीर में, हाँ, और जिस प्रकार का मैंडेट उभर कर आया है, जिस प्रकार का भी, वो सामूहिक बहिष्कार था, लेकिन आने वाले वक्त के लिए जमीन तो अभी से तैयार है ना, वक्त तो बीतेगा ना। ये इन लोगों के कहने का बिल्कुल असर जम्मू और कश्मीर में नहीं है, ये मान के चले। लेकिन हाँ, हमारी सरकार को, चाहे वो जम्मू और कश्मीर की सरकार है या हमारी केंद्रीय सरकार है, देशद्रोही पर वो एक्शन लेना चाहिए जो देशद्रोही पर लिया जाना चाहिए, का मुकदमा चलना चाहिए। बल्कि इसके बजाय कि उनको वहां निकाला जाए या वहां भेजा जाए, उनको यहीं रखा जाए और देशद्रोही पर जो मुकदमा चले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, 125 करोड़ लोग हैं। तो सवाल तो यही है ना सर कि जो एक विल पावर होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए, क्यों नहीं ये हो रहा है? पक्ष रखना चाहता वो है विल पावर, ऐसी बात नहीं। जब से मोदी सरकार बनी है तब से लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में अंतर क्या है। ये अंतर दिखाने के लिए कम से कम मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि कोई वो ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे लोगों के मन में, लोगों के मानस में बिल्कुल साफ हो जाए कि कांग्रेस के बस की बात नहीं थी, ये सिर्फ मोदी जी के ही बस की बात थी। तो इसके लिए, इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। जेल में तो कांग्रेस सरकार भी भर्ती आ रही थी, बिल्कुल। हाँ, और इससे पहले आप वाजपेयी सरकार के दौरान देखिए, मौलाना मसूद अजहर को जो छोड़ा गया था वो भी जेल में ही बंद थे। बिल्कुल। चलिए, सैयद अली शाह गिलानी क्या कह रहे थे तमाम पार्टियों को लेकर, एक बार फिर से सुना देते हैं अपने दर्शकों को। अगर हमारी कौम में कमजोरियां न होती तो एक फर्क भी बीजेपी पर को वोट न देता। यहाँ हमारे आदादशुमार ने बताया है कि 3000 वोट वहाँ पड़े बीजेपी के हक में, और वहाँ वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ उनकी जमानत जब्त नहीं हुई। और ये नहीं मतलब कि बीजेपी को जिसने वोट दिया वही मुजरिम है, नहीं। मैं आपको बिलाफर तरजीह कहूँगा कि बीजेपी को, पीडीपी को, नेशनल को, कांग्रेस को और पीसी को और फिर कम्युनिस्ट पार्टी को या आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। आरबी सर क्या कहना चाहेंगे? सुना मैं ये कह रहा हूँ, वक्त मेरे पास कम है, बहुत शॉर्ट में। पहले तो ये फतवा नहीं दे सकते कि कौन वोट दे वो मुसलमान है या नहीं है। इनकी क्या औकात है ऐसा फतवा देने की? इस बात का जवाब तो हमारे मुसलमान भाई ही हर जगह देंगे कि इनको इस किस्म का फतवा देने की कोई हक नहीं है, पहली बात। दूसरे, इनकी सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। और वो बार बार अगर ऐसी बात नहीं कहें तो पाकिस्तान से उनको दाल रोटी चलाने के लिए मिलेगा कैसे? बिल्कुल। इसलिए वो भौंकते रहते हैं कुत्ते और हाथी चलता रहता है। चलिए क्या ये सीधे कहा जाए तो डेमोक्रेसी पर ही हमला है। सुजीत जी, और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है। हो सकता है कि उनका जम्मू और कश्मीर में कोई प्रभाव ना हो, इस देश में कोई प्रभाव ना हो, लेकिन इस तरह से अगर ये लगातार भौंकते रहे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी तरफ से भारत पे प्रभाव आएगा। आप देखिए ये मुश्किलात खड़ी हो सकती है और इसलिए जरूरी है
है कि वक्त है सही एक्शन लेने का, ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे देशद्रोहियों पर रोक लगाई जा सके और पाकिस्तान के झंडे तो बहरहाल भारत की सरजमी पर दोबारा ना लहराए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बात मुद्दे की मैं आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।